नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पिछले वीडियो में रिट परीक्षा के लिए विशेष रूप से ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा ज्यामिति क्या होती है, तल क्या होते हैं, विमाएँ क्या होती हैं, बिंदु क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छोटे से बिंदु कोण पे। एक ऐसा बिंदु जिसमें लगभग पिछली परीक्षाओं के यदि आप प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो आपसे बहुत सारे सवाल इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। कोण कैसे बनते हैं, कोणों की माप कैसे ज्ञात करते हैं, किसी आकृति में बनने वाले कोणों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, समांतर रेखाओं पर बनने वाले कोण क्या हैं, संगत कोण क्या हैं, एकांतर कोण क्या हैं। ये पुराने पेपर आप देखोगे तो इनसे सामान्य परिचय के छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं और अधिकांशतः प्रतिभागियों ने इन्हीं सवालों में, इन्हीं के जो 3-4 सवाल आपके इस यूनिट से उठाए जाते हैं, 30 में से जो आपके 3-4 सवाल कोण से रिलेटेड पूछे गए हैं, लगभग हर साल पूछे गए हैं। आप पिछला पेपर उठा के देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कैसे कैसे सवाल यहाँ पूछे गए हैं और अधिकांशतः प्रतिभागियों ने यही सवाल गलत करे हैं। उम्मीद है आप ये वीडियो देखने के बाद लगभग ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप इस पर बनने वाले बहुत सारे सवालों का अभ्यास करें तो मुझे उम्मीद है शायद आप इस सवालों को सही कर पाएंगे अपने परीक्षा में। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोण होता क्या है। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था तल क्या होता है, विमा क्या होती है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या है, किरण क्या है। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं कोण क्या है। तो देखिएगा कि एक बिंदु है, हमने पढ़ा था रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, लेकिन किरण का एक अंतिम बिंदु होता है। किरण का ये पता है कहाँ से आई है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यदि एक बिंदु से 2 किरणें निकले, जैसे देखिएगा ये बिंदु है, ये किरण निकल गई। अब इसकी लंबाई अनिश्चित है, कहीं तक भी जा सकती है। इसी बिंदु से आप कोई दूसरी किरण निकाल दें, इसी बिंदु से कोई दूसरी किरण निकल जाए, इसके ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं जहाँ भी कहीं, तो मान लीजिए सपोज दैट एक दूसरी किरण ये निकल गई भाई। तो एक ही बिंदु से 2 किरणें निकले, एक ही बिंदु से 2 किरणें निकले, तो जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये आकृति आपकी कोण कहलाती है, एंगल जिसको हम बोलते हैं। तो एक बिंदु से 2 किरणें निकले तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कोण को मापने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, शास्त्रिक पद्धति है, आपके पास वृत्तीय पद्धति है, फ्रेंच पद्धति है। तो अलग अलग पद्धतियों में इसको अलग अलग इकाइयों द्वारा मापा जाता है। फिलहाल हम जो पढ़ेंगे यहाँ डिग्री जिसकी मापन इकाई यानी शास्त्रिक पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी मैं चीज़ें आपको बाद में बता दूंगा। कोणों के मापन में शास्त्रिक पद्धति जो है उस पर आधारित हम अध्ययन करेंगे कोणों का। तो देखिए किस पद्धति के अनुसार कोण क्या है कि एक बिंदु से जब 2 किरणें निकले तो बनने वाली आकृति आपकी कोण कहलाएगी। अब कोण की माप कैसे होगी? कोण की माप कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह आपको धनात्मक और ऋणात्मक मान होता है। यहाँ कोण मापन की जो इकाई हम शास्त्रिक पद्धति पढ़ रहे थे, यहाँ डिग्री कोण मापन की इकाई लेंगे। जैसे यूँ लिखेंगे वैसा, ये छोटा सा बिंदु यहाँ लगाते हैं 60 डिग्री, इसको हम 60 डिग्री पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की पद्धति के अकॉर्डिंग हम इसका अध्ययन करेंगे कोण के बिंदु का। तो कई बार जैसे धनात्मक कोण होता है, कई बार कोण आपका ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक कहाँ होगा और ऋणात्मक कहाँ होगा? तो देखिएगा, यदि कोण का मापन एंटी क्लॉकवाइज किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज आप समझते होंगे, घड़ी की जो सुई की दिशा है उसके विपरीत दिशा में घड़ी की सुई ऐसे चलती है 12 से 1 2 3 ऐसे, और हमें ऐसे उल्टा यानी इससे ऊपर की ओर मापन किया जाए तो ये तो होगा कोण का मान धनात्मक, यानी ये आधार लेके इस रेखा का मापन किया जाए तो ये तो कोण का मान होता है भाई धनात्मक। एंटी क्लॉकवाइज यदि मापन होगा तो धनात्मक होगा, और यदि क्लॉकवाइज मापन हो रहा है यानी इसको बेस मान रहे हो और ये मापन कर रहे हो आप, ध्यान दीजिए कई जगह ज्योग्राफी वगैरह में दिशा वगैरह बताने के लिए किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। बाकी एंगल का माप वही रहेगा, धनात्मक और ऋणात्मक सिर्फ दिशा को शो करेगा भाई। धनात्मक एंटी क्लॉकवाइज शो करता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और ऋणात्मक मापन जो है, ऋणात्मक माप जो है वो शो करती है आपकी क्लॉकवाइज, और ये धनात्मक आपका करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि आपके पास कोण का मान धनात्मक है इसका मतलब उसका मापन एंटी क्लॉकवाइज किया गया है, और कोण का मान यदि ऋणात्मक है इसका मतलब वो क्लॉकवाइज मापन किया गया है। अभी हमने पढ़ा कि कोण होता क्या, यानी एक बिंदु से 2 किरणें निकलें तो बनने वाली आकृति कोण कहलाएगी। और कोण का अध्ययन हम कर रहे थे शास्त्रिक पद्धति में भाई। आगे हम चर्चा करेंगे कोण मापन की जो प्रणालियां हैं उनमें शास्त्रिक पद्धति क्या है। फिलहाल आप देखिएगा कि एक बिंदु से 2 किरणें निकल गई तो बनने वाली आकृति कोण कहलाई। अच्छा, अब कोण की माप कैसे कैसे है, 0 डिग्री क्या होता है, 5 डिग्री क्या है, 360 डिग्री क्या है, 720 डिग्री क्या होता है, 1000 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे यहाँ देखिएगा कोण वाले बिंदु में।
तो सबसे पहले आप कोण की आकृति समझ गए होंगे, एक बिंदु से दो किरणें निकलें तो बनने वाली आकृति कोण कहलाएगी। ऐसे चलोगे पॉजिटिव कोण होगा, ऐसे आओगे नेगेटिव कोण होगा। आइए हम आगे चलते हैं। कोण मापन के विभिन्न प्रकार के कोण, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, इन चीजों को समझने के लिए हम एक समतल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए एक समतल है, इस समतल को मैं बराबर बराबर 4 भागों में बांट दूं ऐसा, देखिएगा जैसे आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया भाई। तो एक समतल था, मैंने समतल को 4 भागों में बांट दिया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। एक समतल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस समतल के मैंने 4 भाग कर दिए हैं। यदि ये मूल बिंदु है, ये आधार रेखा है, यानी इस रेखा को हम आधार मानते हुए कोणों का माप इस प्रकार कर रहे हैं। यदि ये केवल अकेली लाइन है, केवल अकेली लाइन है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर संपाती है, इसी के ऊपर संपाती है, लेकिन उसने घूर्णन नहीं किया है, तब ये कोण बनेगा आपका 0 डिग्री का, शून्य कोण है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला कोण हम बता रहे हैं शून्य कोण क्या होता है, यानी एक रेखा है, सिर्फ एक रेखा, और दूसरी रेखा बिना घूर्णन के उसी के बिंदु पथ से गुजर रही है, घूर्णन नहीं किया है, उसी के बिंदु पथ से जा रही है, तब वो कोण कहलाएगा आपका 0 डिग्री का कोण। अच्छा, यदि हमारी दूसरी रेखा इससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चल रही है, तो आपके कोण की माप 0 डिग्री से बड़ी होती जाएगी। तो 0 से बड़ी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, जैसे ये जो लाइन आई, यानी एक अक्ष आपका ये रह गया और एक लाइन आपकी आ गई इससे, तो अब ये जो एंगल आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये और ये वाला, इन दो किरणों से मिलकर बनने वाला एंगल, ये आपका कोण का शीर्ष बिंदु है भाई। देखिए कोण का शीर्ष बिंदु क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये ए था, ये बिंदु ए है, ये किरण आपकी ए बी है, ए से बी की ओर, और ये किरण है आपकी ए सी, इन ए बी और ए सी दो किरणें जो बिंदु ए से निकल रही हैं। तो कोण का नामकरण किस प्रकार होगा, शीर्ष बिंदु किसे कहेंगे, तो ये तो हो गई, ये जो बिंदु ए है आपका, ये कोण का शीर्ष बिंदु कहलाएगा, यानी कोण का जो शीर्ष है वो ए है, जहां दोनों किरणें मिल रही हैं, दोनों किरणें जहां से निकल रही हैं। और ये जो ए बी है और ए सी है, ए बी और ए सी, ये कोण की भुजाएं हैं भाई, से ए बी और ए सी। इसका नामकरण किस प्रकार होगा, इसका नामकरण करते समय शीर्ष बिंदु बीच में रहेगा, यानी हम या तो यूं लिखेंगे बी ए सी, ऐसा देखो ये, इसका मतलब है कोण बी ए सी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। आप देखिएगा ए जो शीर्ष है कोण का वो बीच में आएगा भाई, यानी कोण बी से, किरण बी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे टर्न कर रहा है और सी की तरफ जा रहा है, ऐसे यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे टर्न कर रहा है और बी की तरफ आ रहा है। तो कोण का जो शीर्ष होगा वो नामकरण करते समय शीर्ष बिंदु को आप बीच में लेंगे। तो देखिएगा, आशा करता हूँ समझ गए होंगे कोण का शीर्ष किसे कहेंगे, जो बिंदु उभयनिष्ठ होगा दोनों किरणों में, वो कोण का शीर्ष कहलाएगा भाई। अभी हम पढ़ रहे थे कोण की माप, तो देखिएगा 0 डिग्री कोण आपने पढ़ा, 0 डिग्री का कोण क्या होता है, जब केवल एक ही रेखाखंड हो, दूसरा रेखाखंड दूसरी किरण का जो बिंदु पथ है वो पहली किरण के बिंदु पथ के समान हो, लेकिन वहां घूर्णन नहीं हुआ हो। घूर्णन का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे ये किरण थी, यहाँ से ऊपर 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 ऐसे चलेगी, तो ये तो 0 डिग्री का कोण हो गया। यदि एक किरण ऐसे है और दूसरी किरण इस प्रकार निकल रही है, जिसको आप लंबवत पढ़े होंगे, आप पहले कक्षाओं में खूब देखा होगा आपने, तो ये जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का कोण है। इस स्थिति में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के कोण को आप समकोण कहते हो भाई। 90 डिग्री के कोण का एक विशेष नाम है समकोण, राइट एंगल, समकोण। समकोण कोण की माप होती है 90 डिग्री। अच्छा सुनिए, ये कोण था आपका 0 डिग्री का और ये बन गया आपका 90 का। इसका मतलब जैसे ये कोण बनेंगे, ये कोण बनेंगे, ये कोण बनेंगे, ये 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे होंगे। यानी ये जो पार्ट आया, हमने समतल के 4 भाग कर दिए थे, से पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, पार्ट फोर्थ। ध्यान दीजिए, मैं केवल रीड को फोकस करके बता रहा हूँ आपको, न कि कोऑर्डिनेशन में जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कोण की बात करूंगा भाई, क्योंकि रीड के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ये। तो देखिएगा, ये शून्य कोण था आपका, ये आपका समकोण हो गया, यानी 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहेंगे। अब ये जो पार्ट ए है, इस पार्ट में आपको मिलेगा, सपोज दैट जो कोण होगा वो कोण 0 से बड़ा होगा, यानी 0 डिग्री से बड़ा, और वो कोण 90 डिग्री से छोटा। इन चिन्हों को शायद आप समझ रहे होंगे, ये जो चिन्ह मैंने लगाए ग्रेटर देन लेस देन के, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये जो है इस प्रकार चिन्ह है, इसके 2 मुंह जिधर होते हैं उधर बड़ी राशि लिखी जाती है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो 0 इधर 1 मुंह, इधर 2 मुंह, इसका मतलब ये कोण जो लिखा जाएगा यहाँ पे ये बड़ा होगा। सपोज दैट कोण की माप x डिग्री है, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन 0, यानी x 0 से बड़ा है। कैसे पता चलेगा x 0 से बड़ा है, इधर जिधर इसकी 2 मुंह होते हैं वो 0 से, वो मतलब बड़ी राशि को शो करता है। जैसे
चिन्ह बताऊं मैं आपको बीच में एक बार, क्योंकि कई बार लेवल फर्स्ट में छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा से -12 और 5 लिखा हुआ है, -12 और 5, इनके बीच में चिन्ह लगाना है छोटे और बड़े का। तो देखिएगा बड़ा कौन सा है इसमें भाई, -12 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो ये आपने नंबर सिस्टम वगैरह में पढ़ा होगा, कहीं से आपको पता होगा कि 5 यहाँ बड़ा होता है, ये ऋणात्मक राशि है तो छोटी रहेगी। मैं कौन की बात नहीं कर रहा भाई, नॉर्मल संख्याओं की बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा 5 बड़ा है तो हम ये चिन्ह इस प्रकार लगा देंगे, जिधर बड़ी राशि लिखी जाती है उधर इसके 2 मुंह होने चाहिए, जिधर छोटी राशि उधर इसका 1 बिंदु वाला मुंह होना चाहिए। सामान्य भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करिए, आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आपका जो x है वो ग्रेटर देन 0 है आपका, बट लेस देन 90। अब इसको पढ़ोगे आप तो देखो 90 बड़ा है किससे, x से, इसका मतलब x जो है वो छोटा है किससे, 90 से। तो इस घेरे में जो कोण बनेंगे इसके बीच में, वो कोण 0 से तो बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो देखिएगा ये जो कोण बनेंगे आपके पास, ये 0 डिग्री हो गया, ये लाइन 90 डिग्री की लाइन आ गई। इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो कोण बनेंगे वो x डिग्री बन रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 89 तक जो भी बनेगा आपका, तो x वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ये गणितीय भाषा के रूप में लिखा गया है। ऑप्शन में इसी प्रकार आएगा, निम्नलिखित में से छोटे छोटे सवाल आपसे पूछेगा तो आपसे यूं पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रतिबंध है वो न्यून कोण को इंडिकेट करता है या अधिक कोण को इंडिकेट करता है। तो देखिएगा ये प्रतिबंध है आपका, x जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। इन कोणों को हम कहते हैं भाई न्यून कोण। देखिएगा न्यून कोण क्या होता है, हम शास्त्रीय पद्धति के अनुसार कोणों का मापन पढ़ रहे हैं या कोणों के प्रकार पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कोण कैसे कैसे होते हैं। तो 0 डिग्री का कोण है और इस घेरे में बने वो 0 से बड़े और 90 से छोटे, और ये बना 90 का, तो 90 वाले का नाम दे दिया समकोण, 0 वाले का नाम दे दिया शून्य कोण। और 0 से बड़ा, मैं बार बार बोल रहा हूं 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसका मतलब इसमें 0 शामिल नहीं है। शामिल होता तो हम बराबर लगाते कि x बराबर किसके, 0 के। ध्यान दीजिए 0 शामिल नहीं है। तो एक पहली और पहला फैक्ट आपके पास निकल के आया, क्या 0 डिग्री न्यून कोण होता है? क्या 0 डिग्री न्यून कोण होता है? याद रखिएगा 0 डिग्री का कोण न्यून कोण नहीं होता, उसका अलग नाम है क्या, शून्य कोण। न्यून कोण आपका 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। क्या 90 डिग्री का कोण न्यून कोण होता है? नहीं, 90 डिग्री का अपना नाम है खुद का, वो क्या नाम है, समकोण। तो 90 डिग्री का कोण समकोण होता है, 0 डिग्री का कोण आपका शून्य कोण पढ़ा जाता है, शून्य के नाम से शून्य कोण पढ़ा जाता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसको हम कहेंगे भाई न्यून कोण। तो आशा करता हूं आप न्यून कोण समझ गए, जैसे 67 62 65 55 89 82 88 87 जो भी है आपका, 57 52 55, ये सब न्यून कोण के उदाहरण हैं। मतलब न्यून कोण में 0 नहीं आएगा और 90 नहीं आएगा, 0 और 90 के बीच की जो संख्याएं हैं वो इंडिकेट करेंगे किसको, न्यून कोण को। आगे चलते हैं, देखिए ये जो कोण आपका बनेगा इस प्रकार क्या करती, ये L वाली आकृति, ये वाली आकृति, तो ये जो कोण है वो आपका 90 डिग्री, यानी ये आपकी बेस लाइन होगी और ये आपके एंगल की लाइन होगी। तो ये जो कोण आपका बन रहा है ये कोण बनेगा 90 डिग्री का भाई, और इस कोण का नाम आपने विशेष नाम दे दिया क्या, समकोण। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अभी हम आते हैं समतल के सेकंड पार्ट में। देखिएगा यही आपकी बेस लाइन है, यदि आपका एंगल यूं बढ़ते जा रहे हैं, यूं ये लाइन यहां ना रुक के आगे आ जाए, तो इससे आगे जैसे आएगी, यहां से आ रही है भाई, तो ये आगे आएगी, तो यहां बढ़ने वाला कोण 90 डिग्री से, देखो इसका फैलाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे यूं करते 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 यूं 90 और फैलाव बढ़ेगा ऐसे, ये देखो यूं चल रहा है ये। तो अब ये कोण आपका 90 से तो बड़ा हो गया, इस घेरे में 90 से बड़े कोण आएंगे। अच्छा, यदि ये लाइन आपके ऐसे सीधी आ जाए, पहले इसकी चर्चा कर लेता हूं मैं, सीधी यानी ये नहीं हो, एक लाइन इस बिंदु से एक किरण इधर चलेगी, एक किरण इधर आ गई, यानी एक सरल रेखा बन गई। अब ये आपका देख रहे होंगे आप, ऐसा कोण बन गया, ऐसा, ये लो ऐसा। तो ये जो कोण बन गया ऐसा, हाफ सर्कल अर्धवर्त बन गया होगा भाई आपके पास। तो देखिएगा ये जो बन गया यानी सीधी लाइन बन गई, एक इधर जा रही है एक इधर आ रही है, तो ये जो कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। इस कोण का नाम है सरल कोण, या तो हम इसको कहेंगे सरल कोण, या फिर हम इसको कहेंगे रिज्यू कोण, सरल कोण या रिज्यू कोण। 180 डिग्री, देखो 90 डिग्री का नाम हमने क्या लिया है, 90 डिग्री इस लाइन पे बनेगा, उसका नाम है समकोण। 180 डिग्री उसका नाम है सरल कोण या रिज्यू कोण। अब देखिएगा ये 90 का था, तो ये जो चतुर्थांश आपका बना समतल का, चतुर्थांश चौथा अंश चौथा टुकड़ा, इसमें आपका न्यून कोण रह गया। अच्छा, इससे आगे आए आप तो यहां जो एंगल बनेगा, जैसे x है वो x 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। मान लीजिए हम कोण को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा कैसे, इस सेकंड पार्ट के जो एंगल बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे, x इज ग्रेटर देन 90,
यानी 90 से बड़ा। देखो दो मुंह वाला इधर बड़ा हो गया, तो ये x जो है वो 90 से बड़ा है, परंतु ये छोटा है किससे? 180 से। भाई 180 का तो स्पेशल ये हो ही गया, इसको हम 180 डिग्री यानी सरल कोण पढ़ेंगे। इसके बीच की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक, ये हिस्सा जो है आपका, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा व्यक्त करता है 90 से बड़े को और 180 से छोटे को। तो देखिएगा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसका अपना एक नाम है, इसका नाम है भाई अधिक कोण। देखिएगा अधिक कोण किसे कहेंगे? क्या 90 डिग्री का कोण अधिक कोण है? नहीं, 90 डिग्री का कोण का अपना नाम है समकोण। तो 90 से बड़ा जैसे 91 है, 92 है, 100 है, 110 है, 50 है, जो भी है 150 सॉरी, तो ये जो सारे कोण हैं ये आपके अधिक कोण हैं। अच्छा 180 डिग्री यदि आपका बनता है तो 180 डिग्री को हम क्या पढ़ेंगे? सरल कोण पढ़ेंगे, या फिर इसको ऋजु कोण भी कहा जाता है भाई। तो 180 डिग्री का अपना नाम हो गया। इसमें कोण आएगा 180 से तो छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा, वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। आशा करता हूं ये प्रतिबंध जरूर आप समझ रहे हो, खासकर L2 वाले जरूर ध्यान रखना, आपके पास ये प्रतिबंध आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध अधिक कोण को दर्शाता है। इस प्रकार छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अधिक कोण में 90 नहीं आएगा और 180 भी नहीं आएगा। ध्यान दीजिए इनमें, जैसे इसमें 0 नहीं आया, ये बाउंड्री लाइन नहीं आएंगी, बाउंड्री के बीच का जो मैटर है, जैसे 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो रह गया वो तो न्यून कोण कहलाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। अब आगे चलते हैं, ये सीधी लाइन बन जाएगी आपकी, इसलिए इसका नाम सरल कोण है भाई। एक लाइन किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, तो इस बिंदु पे बनने वाला ये अर्धवर्त जैसा कोण ये कहलाएगा आपका सरल कोण, और माप होगी इसकी 180 डिग्री। अब इससे आगे चलते हैं, जैसे 180 से बड़ा, 180 से बड़ा यदि हम यहां रुकते हैं तो इस लाइन पे बनेगा 270। क्यों? मैं आपको पहले बता दूं, संपूर्ण कोण की जो माप होती है, संपूर्ण कोण की शास्त्रिक पद्धति के अनुसार अभी चर्चा करेंगे आगे, तो संपूर्ण कोण की माप होती है 360 डिग्री। तो एक समतल में बनने वाले संपूर्ण कोण की माप होगी एक चक्कर में 360 डिग्री। हमने इसके 4 टुकड़े करे तो चारों टुकड़े 90, ये भी 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, 90 के 4 हो गए, तो 90 यहां बना, फिर 90 यहां बना तो हो गया 180, फिर और 90 जोड़ोगे तो हो गया 270, और 90 जोड़ोगे तो यहां बन जाएगा आपका पूरा चक्कर काटने के बाद 360 डिग्री। तो देखिएगा पहले वाले 90 का नाम हमने दिया समकोण, 90 ऐड करने पे हमारे पास आया 180, तो उसका स्पेशल नाम दिया हमने सरल कोण। अच्छा और 90 ऐड करेंगे 270 आएगा, और 90 ऐड करेंगे 360 आएगा। इसका कोई विशेष नाम नहीं है भाई, हम इस पूरे दोनों चतुर्थांशों को एक साथ पढ़ते हैं, इन दोनों चतुर्थांशों को। यानी अब हम आगे चलते हैं 180 से आगे, यहां जो कोण बनेंगे 270 भी इसमें शामिल है, ये पूरा मैं लिख देता हूं, यहां जो कोण बनेंगे x जैसे यहां बन रहा है, तो x जो बनेगा, जैसे ये 270 का था भाई, x बनेगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। x जो बनेगा वो 180 डिग्री से बड़ा, 180 से आगे बढ़ेंगे हम, ये हाफ सर्कल से आगे, तो आधे वर्त से आगे चले तो 180 से तो बड़ा है, लेकिन पूरे सर्कल से पहले रुक जाएंगे, ये पूरा सर्कल हो जाएगा। देखो आप, एक घूर्णन हो गया पूरा, एक घूर्णन, तो घूर्णन समझ रहे हो ना आप, एक चक्कर पूरा, तो एक चक्कर से पहले हम रुकेंगे तो 360 से छोटा, ये जो कंडीशन बनेगी, इस कोण को नाम देंगे हम वृत्त कोण। वृत्त कोण, वृत्त का मतलब होता है बड़ा, बड़ा कोण, या फिर कई जगह इसको लिखा जाएगा प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती बोल रहा हूं भाई मैं, प्रतिवर्ती नहीं बोल रहा, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल जिसको कहते हैं, छाया वाला कोण। प्रतिवर्ती क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, प्रतिवर्ती कोण बता रहा हूं, या फिर वृत्त कोण, यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो कोण बनेगा उसका नाम होएगा वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। जैसे इसमें 270 भी आ गया, 200 भी आ गया, 250 आ गया, 300 आ गया, 320, 350, 355 सब आ गए। अच्छा जो ही ये पूरा चला जाएगा, ये यहां तक वापस घूम के आप उसी बिंदु पे आ गए, तो देख रहे होंगे एक चक्कर पूरा हो गया आपका, एक चक्कर पूरा हो गया, और इस एक चक्कर में जो अब कोण बनेगा वो बन जाएगा पूरा 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का अपना नाम है, जो 360 डिग्री का कोण यहां बनेगा आपका 0 डिग्री वाली लाइन पे ही बनेगा आपका, लेकिन 0 और 360 में फर्क क्या है, 0 बिना घूर्णन के बनता है और 360 पूरा एक घूर्णन के बाद बनेगा। स्थिति आप इसकी व्यवहारिक स्थिति देखोगे सेम रहेगी, लेकिन 0 में घूर्णन नहीं होगा और 360 में पूरा एक घूर्णन हो जाएगा। तो 360 डिग्री, तो इसका नाम कई जगह पूर्ण कोण या फिर संपूर्ण कोण लिखा होता है भाई। तो अब देखिएगा आप, 0 डिग्री को शून्य कोण पढ़ेंगे, 90 डिग्री को हम समकोण पढ़ेंगे, 180 को हम अधिक कोण सॉरी सरल कोण या ऋजु कोण पढ़ेंगे, इससे आगे 180 से आगे पढ़ेंगे हम वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, और 360 डिग्री को भाई हम पढ़ेंगे संपूर्ण कोण। तो ध्यान दीजिए क्या 360 डिग्री का कोण
वृत्त कोण होता है? नहीं। 360 डिग्री का अपना नाम है समकोण कोण। क्या 0 डिग्री न्यून कोण होता है? नहीं। 0 डिग्री का मतलब है शून्य कोण। 90 डिग्री क्या अधिक कोण या न्यून कोण होता है? नहीं। 90 डिग्री का अपना नाम है समकोण। क्या 180 डिग्री अधिक कोण या वृत्त कोण होता है? नहीं। 180 डिग्री न तो अधिक होता है न वृत्त होता है। 180 डिग्री का नाम है सरल कोण। आशा करता हूं ये जो चीजें आपने देखी यहाँ पे शून्य क्या होता है, न्यून कोण। सवाल छोटे छोटे आएंगे, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं खासकर लेवल 1 उनके लिए मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आप इसी यूनिट में गलती करते हो। बाकी कैलकुलेशन वाले सवाल आप इजी तरीके से हल कर लेते हो, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा। ये सब उन सबसे सिंपल है, यदि एक बार ये आपको समझ में आ गया तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। सवाल छोटे छोटे पूछेंगे, कौन सा प्रतिबंध न्यून कोण का है, कौन सा प्रतिबंध अधिक कोण का है, कौन सा प्रतिबंध वृत्त कोण का है, या कौन सा प्रतिबंध प्रतिवर्ती कोण का है, ठीक है, कौन सा प्रतिबंध संपूर्ण कोण का है। तो संपूर्ण कोण का प्रतिबंध तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 360, केवल एक ही माप होगी, केवल 360 जो यूनिक वैल्यू है उसी को हम संपूर्ण कोण कहेंगे। इसके अलावा किसी को हम संपूर्ण कोण नहीं कहेंगे। यहां तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, हर एक वैल्यू शामिल होगी जो 180 से बड़ी होगी, 360 से छोटी होगी। आशा करता हूं आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी आपने नोट करा है तो आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम दोबारा मैं आपको अलग अलग प्रतिबंध लिख रहा हूं। आशा करता हूं चित्र में समझ गए होंगे आप। न्यून क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, वृत्त कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, समकोण क्या है, संपूर्ण कोण क्या है। भाई बहुत सिंपल सवाल आएंगे इसके परीक्षा में। पुराने पेपर आप उठा के देखोगे, बस आप चित्रों से घबरा जाते हो। जैसे कई बार त्रिभुज को देख के सवाल पूछेगा, कई बार वर्त को देख के पूछता है, कई बार आपके पास ये समांतर रेखाओं को सवाल देख के पूछता है। तो ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आप आराम से इन सवालों को हल कर लेंगे। तो देखिएगा, मैं रिवाइज कर दूं थोड़ा सा। हम कोण पढ़ रहे थे, बिंदु से निकलने वाली दो किरणें कोण बनाती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। याद रहेगा शायद आपको, वैसे परीक्षा में पूछे जाने योग्य नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का। कोण होते कितने, शास्त्रिक पद्धति के अनुसार हम पढ़ रहे हैं कोणों का माप टोटल संपूर्ण कोण 360 डिग्री के होते हैं। 360 को हमने 4 अलग अलग पार्टों में बांटा, 0 से 90, 90 से 180, 180 से पूरा 360 का। तो देखिएगा हमने, मैं माप लिख रहा हूं यहाँ पे, 0 डिग्री को हम पढ़ेंगे शून्य कोण। रिवाइज कर देता हूं माप का, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 और 90 के बीच का, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यहाँ जो भी कोई आएगा कोण जो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कोई कोण बनेगा, x लिख दूंगा, y जो भी p है वगैरह, इसको हम पढ़ेंगे न्यून कोण भाई। और इसके बाद हमने पढ़ा केवल 90 डिग्री है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम पढ़ेंगे समकोण। फिर था 90 डिग्री से बड़ा, 90 से, देखो 90 छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको हमने पढ़ा अधिक कोण। ये प्रतिबंध वहां लिखा मिलेगा आपको। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक कोण जो 180 डिग्री का हो उसको हम पढ़ेंगे सरल कोण या ऋजु कोण भाई। कोण 180 डिग्री से बड़ा बट 360 से छोटा, इसको हम पढ़ेंगे वृत्त कोण भाई। और कोण यदि 360 डिग्री के बराबर, यानी एक पूरा घूर्णन हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे संपूर्ण कोण। तो ये थे आपके पास न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, वृत्त कोण वगैरह, संपूर्ण कोण। देखिएगा, आशा करता हूं ये प्रतिबंध देख के आप पहचान जाओगे। और साथ में जैसे छोटे छोटे सवाल, यदि बहुत इजी पेपर आता है, ऐसे आपसे पूछ ले 72 डिग्री ये कैसा कोण है, तो 72 डिग्री देखिएगा कैसा कोण है, अधिक कोण है, एक समकोण है, एक न्यून कोण है, एक वृत्त कोण है। तो 72 डिग्री का कोण आपका क्या है, न्यून कोण है। 172 डिग्री पूछ ले तो 172 डिग्री क्या है आपका, अधिक कोण है। 270 डिग्री पूछ ले, 270 आपका क्या है, वृत्त कोण है। अभी हम पढ़ रहे थे प्रतिवर्ती, एक शब्द आया था प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो हम आपको समझा दूं। कई बार जैसे आप कई अलग परीक्षाओं के सवाल हल करते हो, वहां लिखा आता है कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो कोण और प्रतिवर्ती कोण का क्या मतलब है, देखिएगा। अभी आपने पढ़ा, यदि हम एक चक्कर पूरा कर लें तो याद रखिएगा, एक चक्कर में बनने वाले, एक चक्कर समझ रहे हो ना, एक चक्कर का मतलब होता है घूर्णन। एक घूर्णन में बनने वाले समस्त कोणों का योग होता है भाई 360 डिग्री। आप इस बिंदु से चले थे, पूरा एक घूर्णन करके इसी बिंदु पे आ गए, तो आपने केंद्र पे समस्त जो कोण बनाए वो कोण बन गए आपके 360 डिग्री के। तो अभी हम चर्चा करते हैं प्रतिवर्ती शब्द क्या होता है। तो देखिएगा, मान लीजिए सेंटर है, आपने यहां जैसे 50 डिग्री या 70 डिग्री का कोण बना लिया, ये कोण बन गया 70 डिग्री का। अब ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें, आप यदि इसको ऐसे माप कर रहे हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कोण आपको दिखाई दे रहा है 70 डिग्री का। यदि आप इसका मापन ऐसे न करके ऐसे कर लें, यूं बाहर की साइड से ऐसे, तो ध्यान दीजिए ये कोण 70 का तो ये रह गया, टोटल बन गया 360 का, तो 360 के दो टुकड़े हो गए, एक तो 70 और एक बच गया पीछे। तो पीछे कितने का बचेगा, 290 का। तो ये 290 का बच गया। तो अब आपसे देखो, आपसे पूछे कि कोण एबीसी बताओ,
ऐसा चित्र आया, देखिएगा ये। अब ये अंदर 70 है तो जाहिर सी बात है बाहर ये जो पीछे बच गए कितने का बचेगा, 290 का। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण जो होगा वो 360 का होगा। जैसे दूसरे चित्र में समझिएगा, ये लो भाई, यूं है, जैसे ये 100 डिग्री है, तो पीछे कितना बच गया, इधर से माप करते हैं यदि हम इसके, तो पीछे बच गया आपका 260। तो जो ही आप कोण एक बनाते हो तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली दूसरी दिशा के अकॉर्डिंग बन जाता है। तो जैसे आपने तो 100 डिग्री का बनाया तो ऑटोमेटिक कितने का बन गया, जैसे मैं इस यहां से ऐसे मापूं यूं, ये देखिएगा ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितने का हो गया, 260 का। और यदि ये बेस लेके माप रहे थे आप ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का था, 100 डिग्री का। तो ये 100 का है, ये 260 का, हो गया टोटल 360। पहले तो आप इसकी माप निकालना सीखें, यानी ये कोण है तो ये इस कोण की छाया है पीछे, रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती। अब कैसे पता चलेगा कौन सा प्रतिवर्ती है, तो देखिएगा जैसे 180 डिग्री का हम बनाते हैं तो 180 डिग्री यूं बनेगा, इधर भी 180 है और इधर से माप करते हैं, यानी इस लाइन को बेस मान के यूं मापते हैं तो भी आपका 180 है, इस लाइन को बेस लेके यूं मापते हैं तो भी 180 है। तो 180 पे बराबर बराबर हो गया, तब हम कहते हैं सरल कोण है। 180 का कोण आपका सरल कोण है। सपोज दैट हमने इसको 180 से कम कर दिया कि ये आपका 170 मान लिया, ये 170 है तो जाहिर सी बात है ये 190, यानी एक टुकड़ा 180 से कम होगा तो दूसरा टुकड़ा, जैसे भाई एक चपाती लेते हैं हम, एक चपाती पूरी मान लीजिए वर्ताकार एक चपाती है आपके पास, चपाती बेलनाकार होती है, तो एक चपाती है, उसको बीच में से बिल्कुल आधा आधा तोड़ा आपने, तो बराबर बराबर जैसे 180 डिग्री हो गई। यानी यदि हम इस चपाती को बराबर न तोड़ के एक को आधे से कम तोड़ते, यानी एक हिस्सा आपका आधे से कम रहता, तो जाहिर सी बात है दूसरा जो हिस्सा बचेगा वो आधे से ज्यादा बचेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो देखिएगा यदि ये एंगल आपका 180 डिग्री से छोटा होगा, एक टुकड़ा 360 के हम दो टुकड़े कर रहे हैं, यदि हम 360 के दो टुकड़े करें तो बराबर टुकड़े होंगे 180 डिग्री के। यदि एक टुकड़ा हम 180 डिग्री से कम रखें तो दूसरा टुकड़ा आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो जो 180 डिग्री से कम टुकड़ा है उसको तो हम सामान्य नाम देंगे क्या, कोण। जैसे आपसे पूछे कोण की माप बताओ तो आप बताएंगे 170 डिग्री। यदि वहां आपसे पूछा जाए प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण आपका 170 नहीं होगा। ये चित्र दे दिया और आपसे ऐसे पूछ लिया इसमें प्रतिवर्ती कोण की माप बताइए, तो क्या प्रतिवर्ती कोण 170 आएगा? नहीं, प्रतिवर्ती कोण सदैव 180 डिग्री से बड़ा होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे क्या होता है प्रतिवर्ती। यानी आप एक कोण बनाते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली फ्री अपने आप ही बनता है उसके साथ, और जो कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है, जैसे घड़ी की सुई चल रही है भाई, कई बार रीजनिंग वगैरह ये कि आप यदि कंपटीशन में कहीं एग्जाम दे रहे हो, घड़ी की सुइयां चल रही हैं, 1 बज रहा है, जैसे 1 बजे तो छोटा सा कोण बनता है। यही चीज़ यदि हम 11 बजे की बात करें कि जैसे मान लीजिए 11 बज रहे हैं, तो ये कोण मापोगे आप, ये कोण मापोगे, पीछे जो रह गया वो। यदि आप सिर्फ प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो आप 180 डिग्री से बड़ी माली माप लोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है तो पीछे 330 डिग्री बच गया, पीछे 330 बच गया। आपसे पूछ रहा है 11 बजे बनने वाले कोण की माप बताओ, तो यदि आप बार इधर से माप के ला रहे हो भाई इस साइड से, तो आपके पास 330 डिग्री आएगा। इधर से माप रहे हो तो सीधा आएगा 30 डिग्री। तो देखिएगा आप प्रश्न में आया 11 बजे बनने वाले कोण की माप बताओ, तो 11 बजे आपके पास दो स्थितियां बन रही हैं, किधर से नापें, एक तो 30 आ रहा है, एक 330 आ रहा है। 330 कहां से आया भाई, टोटल 360 होता है, ये 30 बनता है तो पीछे क्या आ जाएगा आपके पास 330 रह जाएगा। यदि प्रश्न में लिखा आता है प्रतिवर्ती कोण बताओ, तब आपको बताना है 330, और प्रश्न में सिर्फ सामान्य शब्द आता है कोण बताओ तो आपको बताना है 30। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे प्रतिवर्ती शब्द का अर्थ क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स का मतलब हो गया भाई ऐसे छाया इसकी। तो देखिएगा आप एक कोण बनाओगे वहां दो कोण बनेंगे। कोण यदि आपसे पूछे तो कोण हमेशा आपका 180 डिग्री से छोटा होगा, और 180 से ऊपर जाते ही या तो उसका नाम वृत्त कोण लिखाएगा या वहां लिखाएगा प्रतिवर्ती कोण की माप बताओ, तब आपको दूसरे कोण की माप बतानी है। तो ये तो था कोणों का मापन प्रकार, कोण न्यून कोण होता है, कोण अधिक कोण होता है, कोण समकोण होता है। तो देखिएगा अब आगे चलते हैं हम। आपने देखा सिंपल चीजें, समकोण ये होता है, अधिक कोण ये होता है। अब रचना के आधार पे कोण देखेंगे अभी अपन। अभी हम छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं अभी इसके बीच में, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आपने सिर्फ पढ़ा है अभी न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ध्यान दीजिए इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए भाई। वृत्त कोण और साथ ही प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। एक बार मैं पुनः बता दूं आपको, संपूर्ण कोण के बारे में बता देता हूं कि संपूर्ण कोण क्या होता है। अभी आपने देखा 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। कैसे बना, हमने जैसे कोण मापन की जो पद्धतियां विकसित हुई हैं, हमने तो क्या जैसे गणित में जो कोण मापन की पद्धतियां शुरू से विकसित होती आई हैं, वहाँ पहले वृत्तीय पद्धति हुआ करती थी, कहीं फ्रेंच पद्धति हुआ करती है। ये जो शास्त्रिक पद्धति हम पढ़ रहे हैं
मैं पद्धतियों के बारे में चर्चा करूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो संपूर्ण कोण 360 है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम चर्चा कर रहे थे, इस लाइन से स्टार्ट करके वापस इसी लाइन पे आए, तो हमारा एक चक्कर पूरा हो गया। तो इस एक चक्कर को हमने 360 टुकड़ों यानी अंशों में बांट दिया, और पूरा जो अंश है वो 360 डिग्री कहलाया। तो संपूर्ण कोण जो था आपका यानी पूरा कोण वो 360 डिग्री है। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एक चक्कर में, एक चक्कर यानी घूर्णन कह सकते हैं इसको, एक घूर्णन में बने समस्त कोणों का योग, यानी एक घूर्णन में जो कोण बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे भाई? 360 डिग्री के। जैसे मान लीजिए आपको 400 डिग्री का कोण बनाना है, 400 डिग्री का कोण, तो 400 डिग्री का कोण कैसे होगा? इस लाइन से चले थे हम, देखिएगा मैं 400 डिग्री समझा रहा हूं भाई आपको। तो 400 डिग्री कैसे बनेगा? ये आया आप 0 डिग्री, एक लाइन है। अब यहां से घूर्णन स्टार्ट हुआ, वापस घूमते घूमते हम आ गए 360 पे, तो अभी तो 360 ही बन पाया है। तो एक घूर्णन, अब इससे और आगे चलेंगे क्योंकि हमें तो 400 चलना था, तो 360 तक पहुंच गए, और 40 आगे चलेंगे तो 40 डिग्री, जैसे ये कोण बना आपका तो 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री का कोण ही 400 डिग्री को इंडिकेट करेगा। कब? जब ये लिख दिया जाए एक घूर्णन प्लस 40 डिग्री, यानी मैं ऐसे लिख दूं एक घूर्णन प्लस 40 डिग्री, तो चित्र तो 40 डिग्री का ही बनेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? एक घूर्णन एक्स्ट्रा प्लस 40 डिग्री, तो एक घूर्णन और 40 डिग्री, तो एक घूर्णन में कोण बनेगा 360 डिग्री का, 40 और हो गया तो ये बन गया आपका 400 डिग्री का। यानी कोण तो कितने डिग्री तक से होंगे? 360 डिग्री तक। यदि आपका कोण 360 डिग्री से बड़ा आता है तो हम उसको तोड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में तो आपने खूब पढ़ा होगा, जो जिनके गणित विषय नहीं रहा हुआ बैकग्राउंड में, मैं उन विद्यार्थियों के लिए चर्चा कर रहा हूँ। यदि आपका एंगल 360 से ऊपर आता है, इसका मतलब कई बार पूछ लेता कौन से चतुर्थांश में रहेगा, हालांकि आपके यहाँ इतने लेवल के सवाल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं जनरल आपके कॉमन सेंस के लिए बता दूं कि 360 से ऊपर आते ही, जैसे 360 से ऊपर कोण की वैल्यू आती है, इसका मतलब एक घूर्णन से आगे आपको चलना है। एक घूर्णन होते ही आपका 360 डिग्री का कोण पूरा हो जाएगा। साथ ही और 360 के बारे में क्या होता है, यदि आप आगे पढ़ेंगे, किसी भी बहुभुज पढ़ेंगे हम, तो बहुभुज में बनने वाले समस्त बाह्य कोणों का योग, किसी बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो, दो भुज, दो तो कहाँ होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज वगैरह, किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग, किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग, वो भी कितना होता है भाई? 360 डिग्री। ये गांठ बांध लीजिए आप 360 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, शास्त्रिक पद्धति के अनुसार समस्त कोण, जैसे एक वर्त होता है, तो वर्त के समस्त केंद्र पे बनने वाले समस्त कोणों का योग, यानी एक चक्कर वर्त एक बंद वक्र होता है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल जो है आपका एक पूरा चक्कर होता है, तो संपूर्ण कोण बनेंगे 360 डिग्री के। अगली बात हम पढ़ रहे हैं, एक चक्कर यानी एक घूर्णन में बनने वाले कोण से पृथ्वी अपने अक्ष पे एक पूरा चक्कर लगाती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। आप चारों दिशाओं में जैसे यूं घूम के अपने मूल स्थिति में वापस आ गए एक घूर्णन में, तो एक घूर्णन में कोण बनेगा आपका 360 डिग्री का। साथ ही किसी बहुभुज के समस्त बाह्य, चर्चा करेंगे बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ जनरल नॉलेज की तरह याद रखें, किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे सोच रहे होंगे, जनरल सी बात बताऊं कि 360 डिग्री है वो एक संपूर्ण चक्कर बंद को निरूपित करती है कि भाई एक बंद घेरा है, पूरा घेरा। तो एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे हिंदू विवाह पद्धति में यूं कहा जाता है 7 फेरे होते हैं, हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार 7 फेरे होते हैं। अब आप ऐसे जो फेरों की संख्या 7 ही क्यों रखी गई, आपको याद भी रह जाएगा। और छोटी सी बात भी मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट, एक छोटा सा सामान्य बात बता रहा हूं भाई, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ही था, कि आपके याद रखने के लिए एक बात बता रहा हूं कि 7 फेरे क्यों रखे गए। देखिएगा अभी आपने अभी पढ़ा, एक संपूर्ण चक्कर है, संपूर्ण चक्कर का मतलब होता है बंद, ये पूरा घेरा बंद है, क्लोज है ये, तो इसमें बनने वाले कोण है कितने डिग्री के? 360 डिग्री के। अच्छा 360 वह संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 सबसे 8 9 10 इन सबसे डिवाइड होती है भाई। 360 को ये सारी संख्याएं डिवाइड कर सकते हैं। 360 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का। 360 पहली वह संख्या जो इतनी सारी संख्याओं से डिवाइड होती है, छोड़ के किसको? 7 को। यानी 360 को 7 डिवाइड नहीं कर सकता, यानी इस घेरे को यदि 2 हो तो डिवाइड हो जाएगा, 3 हो तो डिवाइड हो जाएगा, 5 6 7 8 हो तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन किससे डिवाइड नहीं होगा? ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। हो सकता है इसीलिए फेरों की संख्या 7 रखी गई हो कि घेरा कभी ना टूटे। तो 360 वह संख्या है जो 7 से डिवाइड नहीं होती, 1 से लेकर 10 तक बाकी सबसे डिवाइड होती है।
ये वैसे ही था भाई, कोई वो नहीं है कि सिलेबस की कोई बात थी ऐसे आप याद रखो कि फेरों की संख्या 7 इसलिए रखी गई होगी, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस सिर्फ आपको ये याद रखने के लिए बता रहा था कि संपूर्ण जो घेरा होगा या संपूर्ण कोण होगा या किसी भी आकृति, किसी भी प्रकार की आकृति हो, अष्टभुज, आपका पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज के भी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि अंतःकोणों की बात करें तो त्रिभुज में 180 डिग्री के अंतःकोण होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बहिष्कोणों की, बहुभुज में और अच्छे से पढ़ेंगे तो वो होते हैं 360 डिग्री के। याद रखिएगा एक घूर्णन में बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कई बार एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं इस पे आधारित, पहले टेट में पूछा भी गया है कि एक साइकिल का पहिया है, एक साइकिल का पहिया है, साइकिल के पहिए में आपने देखा होगा, मैं वैसे बता दूं बिना लिखे, साइकिल के पहिए में तिलियां लगी होती है, ताड़ी जिसको आप बोलते हो, तो साइकिल के पहिए में तिलियां लगी हैं, प्रत्येक बराबर बराबर दूरी पे तिलियां लगी हैं, और साइकिल के पहिए में 20 तिलियां लगी हैं। एक साइकिल का पहिया है जिसमें 20 तिलियां लगी हैं भाई, 20 ताड़ियां लगी हैं, ताने कह सकते हैं इसको, 20 ताने लगी हैं। साइकिल का पहिया है, पूरा क्लोज है, बंद है, उसमें बराबर बराबर दूरी पर 20 ताने लगी हैं। तो आपसे पूछेगा तो क्रमागत तानों के मध्य बनने वाला, देखो ऐसे पहिया है साइकिल का, ठीक है, और उस पहिए में ऐसा है, यूं ये सर्कल हो गया, उसका सेंटर हो गया जहाँ एक्सल जिसको आप बोलते हो, ये ऐसे ऐसे करके बराबर बराबर दूरी पे लगी है भाई, यूं इसमें 20 ताने लगे हैं, 20। तो आपसे पूछेगा दो क्रमागत तानों के बीच बनने वाले कोण का मान बताओ, दो क्रमागत तानों के बीच बनने वाले कोण का मान। किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं बताई गई है, एक साइकिल का पहिया है जिसमें 20 ताने लगे, बराबर दूरी पे लगे, तो दो क्रमागत तानों के बीच बनने वाले कोण का मान बताइए। तो देखिएगा ये जो घेरा था संपूर्ण कोण, ये बनेगा कितना, साइकिल के पूरे पहिए में बनने वाले समस्त कोणों का योग होगा 360 डिग्री। अच्छा, इसमें बराबर बराबर दूरी पे लगे, इसका मतलब हर एक ये जो गैप है यानी अंतर है बीच का वो बराबर है सभी का, और इस अंतर को हम कोण की दृष्टि से देखें तो यहाँ प्रत्येक बनने वाले कोण का मान समान है, यानी ये कोण ये सारे कोण समान है। और कितने कोण बनेंगे, इसमें 20 तिलियां लगे तो 20 बराबर कोण बनेंगे, तो 360 के 20 समान भाग हो जाएंगे भाई, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा, 18 डिग्री का। छोटा सा सवाल था, साइकिल के पहिए में क्रमागत रूप से 20 समान दूरी पर तिलियां लगी हैं, तो दो क्रमागत तिलियों के बीच में बनने वाला कोण का मान बताओ। तो हमने क्या देखा, संपूर्ण कोण होता है भाई 360 डिग्री का, क्रमागत रूप से लगी है, समान दूरी पे लगी हैं, इसका मतलब यहाँ प्रत्येक कोण बराबर होंगे, और इसके कितने टुकड़े किए गए हैं, 20, तो एक टुकड़ा कितने डिग्री का हो गया, 18 डिग्री का। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, क्या होता है संपूर्ण कोण, क्या होता है वृत्त कोण। अब हम आगे चलते हैं, माप के आधार पे और दो चार छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं। ये तो था कोण की माप देके आपसे पूछ लेगा कि कोण का प्रकार बताइए, क्या न्यून कोण है, क्या अधिक कोण है। अब एक जोड़ा होता है कोणों का, एक युग्म होगा, युग्म का मतलब समझ रहे होंगे आप, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर जिसको आप कहते हो, पेयर का मतलब जिसमें दो चीज़ें होंगी। तो जैसे दो कोणों का जोड़ा लेना आपको, एक कोण ए है, एक कोण बी है, एक जोड़ा है ए का और बी का। यदि इस जोड़े को जोड़ने से 90 डिग्री आता है, एक विशेष प्रतिबंध होता है, कई बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। एक जोड़ा लिया आपने, तो मैं बात कर रहा हूं यहां जैसे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण देखिए, पूरक कोण क्या होता है, आपको दो कोण ऐसे लेने हैं जिनको जोड़ने से 90 डिग्री है। ये जो प्रतिबंध लिखा है, एक दूसरे के पूरक आपने खूब सुना होगा कि फला फला चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, या हम पूरक कोणों की बात कर रहे हैं, कौन सा कोण किस कोण का पूरक होगा वो देखिएगा। तो पूरक कोण मतलब एक एंगल ये ले लिया और एक एंगल ये ले लिया, इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री यदि आता है, यानी कोणों का वह विशेष युग्म, जिस युग्म का जो जोड़ है वो आपका 90 डिग्री आता है, तो वह जोड़ा परस्पर पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए एक 40 ले लिया आपने, तो 40 के साथ एक यूनिक वैल्यू आएगी, यहाँ पे यूनिक वैल्यू समझ रहे हो ना, अद्वितीय राशि आएगी। 40 के साथ 40 लिखने से तो 80 होगा, क्या लिखूं मैं 40 के साथ कि 90 हो जाए, तो 40 के साथ मैंने लिख दिया 50। अब देखिएगा 50 और 40 मिलके कितना हो गए, 90। तो अब हम कह सकते हैं 40 का पूरक 50 है, या फिर 50 का पूरक 40 है। तो ध्यान दीजिए, जिन दो कोण, दो ही होंगे, तीन नहीं, जोड़ा, जोड़ा समझ रहे हो ना, युग्म, इसलिए मैंने युग्म लिखा है। युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा दो का ही होगा भाई, तीन आएंगे तो गड़बड़ होगी। ऐसा नहीं कि भाई आप तो ऐसे करो भाई 20 + 30 + 40, ये लो 40 30 70 20 90, क्या ये पूरक कोण है। अब कहोगे 20 का पूरक 30 है, फिर 30 का पूरक 40 है, नहीं ऐसा नहीं होगा, केवल जोड़ा बनाना है। ऐसा जोड़ा जिस जोड़े, तीसरा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वहां पे, ऐसा जोड़ा जिसका योग 90 डिग्री हो, ऐसा जोड़ा जिसका योग 90, जोड़े का मतलब केवल दो ही चीजें रहेंगी भाई वहां पे।
तो 40 का पूरक आपका हो जाएगा, यानी ये पूरक कोण का प्रतिबंध नहीं है। पूरक कोण में दो कोण होंगे जिनका वैल्यू जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, तो उसे हम कहेंगे पूरक कोण। तो आशा करता हूँ समझ गए पूरक कोण क्या होगा। तो आपको बताना है जीरो का पूरक कौन होगा, जीरो का पूरक। तो जीरो का पूरक कौन होगा भाई, पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 90 डिग्री में से घटा दें। जैसे 12 डिग्री का पूरक चाहिए आपको, ऐसे पूछ ले 12 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक का मतलब पूर्ति करनी है कहां तक, 90 तक। तो एक तो 12 हो गया, 90 के दो टुकड़े करने हैं, 90 के आपको दो टुकड़े करने हैं, वे दोनों टुकड़े परस्पर पूरक कहलाएंगे। तो 90 में से एक तो रह गया 12, तो पीछे कितना बच गया, ये लो 90 के दो टुकड़े करने हैं, एक तो आ गया 12। अब 90 में से 12 घटा दीजिए आप, पीछे बच गया आपके पास 78। तो 12 का पूरक क्या हो गया 78, और 78 का पूरक कोण हो गया 12। ये था आपके पास पूरक कोण। कई बार सवाल पूछ लेते हैं वह कोण जो स्वयं का पूरक है, यानी हम 90 तक दो एक जोड़ा बनाते जा रहे हैं 90 तक, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू भी आएगी जो खुद को ही दोबारा रिप्रेजेंट करेगी। तो जैसे 90 के दो बराबर टुकड़े कर दें तो देख लेंगे आप 45 मिला के कितना हो रहा है 90। तो 45 उस कोण की माप है जो स्वयं का पूरक होता है। कई बार सवाल पूछ लेते हैं कोण की वह कौन सी माप है जो स्वयं का पूरक है, खुद का पूरक खुद ही है। तो देखो 40 का पूरक 50 बना, 42 का पूरक आपका कौन बन जाएगा 48, यानी इधर वैल्यू बढ़ाओगे तो इधर वैल्यू घट जाएगी। लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जहां 90 के दो बराबर टुकड़े होंगे, तो 90 के दो बराबर टुकड़े क्या हो गए भाई 45 और 45। तो वह कोण जो स्वयं का पूरक है, तो स्वयं का पूरक कोण हो गया भाई 45 डिग्री। तो याद रखिएगा पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दोनों का जोड़ने से 90 डिग्री आए, वो तो आपका होता है पूरक कोण। यानी युग्म बनाना है आपको ए और बी का। तो पूरक कोण के लिए मैं लिख सकता हूं a + b = 90 डिग्री, तो वो तो हो गए पूरक। दूसरा जोड़ा होता है आपका समपूरक। आप इनमें कई बार कंफ्यूज होते हो। देखो पूरक छोटा सा नाम है, समपूरक बड़ा नाम है। पूरक छोटा है इसलिए वो 90 डिग्री होगा, समपूरक बड़ा नाम आया। एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं भाई, समपूरक आपके पास वही होगा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिसको जोड़ने से 180 डिग्री आए। ये दो प्रतिबंध आपके पास लिखे गए हैं। पूरक कौन है, ऐसा जोड़ा जिसका योग 90 डिग्री हो। समपूरक ऐसा जोड़ा जिसका योग 180 डिग्री हो, तो वो कहलाएगा आपका समपूरक कोण। जैसे मैं कहूं 10 डिग्री का समपूरक कोण होगा, तो 10 डिग्री का समपूरक होगा 170। समझ पा रहे हैं, 170 और 10 मिला के कितने हो गए 180। यानी यदि समपूरक की बात आए तो आपको 180 के टुकड़े करने हैं, और पूरक की बात आए तो 90। जैसे मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूं 50 डिग्री, तो 50 का एक तो आपको पूरक बताना है और एक 50 का समपूरक बताना है। देखिएगा पूरक मतलब 90 तक पूर्ति करनी है, तो 50 का पूरक कोण हो गया 40 डिग्री। अच्छा 50 का समपूरक कोण होगा, समपूरक का मतलब आपको 180 तक ले जाना है 50 को। तो 50 में क्या डाल दें कि वो 180 बन जाए, तो 180 में से 50 घटा दीजिए भाई, कितना आ गया 130। आशा करता हूं आप पूरक और समपूरक अलग अलग समझ गए होंगे। कई बार रिट में छोटे छोटे सवाल आते हैं, ऐसे पूछेगा 0 डिग्री का समपूरक बताओ, तो बताओ 0 डिग्री का समपूरक क्या होता है भाई। 0 डिग्री का समपूरक 180 के दो टुकड़े करने हैं, उसमें से एक 0 है तो दूसरा 180 रह गया अपने आप ही। आपसे पूछेगा वह कौन सा कोण है जो स्वयं का समपूरक है, वह कौन सा कोण है जो स्वयं का समपूरक है। तो 180 के दो बराबर टुकड़े कर देने, तो 90 डिग्री, देखो 90 के दो टुकड़े हो जाएंगे, 90 कितना हो गया 180। तो ये स्वयं का समपूरक है, वह माप जो स्वयं का समपूरक है 90, वह माप जो स्वयं का पूरक है 45 का पूरक कौन है 45। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखोगे। इसके अलावा आपसे अनुपात देके भी सवाल पूछ सकता है। कैसे, किसी कोण और उसके पूरक में कोण अनुपात उसका पूरक 2:3 है, ऐसे सवाल आ गया। किसी कोण और उसके पूरक का अनुपात है 2:3, तो कैसे करेंगे आप, कोण और उसका पूरक, इसका मतलब कहां तक दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 90। तो 90 को डिवाइड करना है किसमें 2:3 में, यानी 2 यूनिट एक को देनी है, 3 यूनिट एक को देनी है, टोटल यूनिट हो गई 5। ये अनुपात में बांटना आपको आता होगा। या फिर यूं पढ़ सकते हैं हम, पहला कोण कितना होगा 2/5। 5 कहां से लाया मैं, ये 2 हिस्से हैं। अनुपात जब पढ़ेंगे, अनुपात का जब टॉपिक आपके सामने आएगा अच्छे से समझ जाओगे आप। ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो टोटल कितनी होगी 5, यानी 5 में से 2 इसके पास है, 3 इसके पास है। तो पहला टुकड़ा 2/5 होगा, दूसरा टुकड़ा 3/5 होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2/5 गुणा 90, दूसरा 3/5 गुणा 90। या फिर हमने जो यूनिट सिस्टम पढ़ा था, कोण और उसका पूरक 2:3 में आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया 5। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। 1 यूनिट इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब 2 चाहिए तो 18 दूनी 36, 3 चाहिए तो 18 या 54। ये चर्चा करेंगे जब हम इसकी प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे हम कोणों की। तो फिलहाल हम इसका परिचय पढ़ रहे थे कि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, कौन से उनका पूरक है, कौन से उनका समपूरक है,
कौन ऋजु कोण कहलाता है, कौन सरल कोण कहलाता है। तो ये तो थे सामान्य सामान्य बातें। अब हम चर्चा कर रहे हैं, एक छोटी सी बात मैं आपको कोण में और जोड़ देता हूं। जैसे मैं बार बार कह रहा था साष्टिक पद्धति क्या है, कई बार सवाल पूछ लेता है आपसे कि कोणों का मापन, कोण आपने पढ़ा होता क्या है, न्यून कोण किसे कहेंगे, अधिक कोण किसे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कोणों का मापन, कि कोणों का मापन कैसे किया जाता है। तो हालांकि कोणों के मापन की कई पद्धतियां हैं, फिलहाल हम दो पद्धतियों का परस्पर अध्ययन कर रहे हैं। देखिएगा, दो पद्धतियां मैं लिख रहा हूं, कोण मापन की दो पद्धतियां, खासकर L2 वगैरह के लिए देखिएगा। एक तो पद्धति है आपकी साष्टिक पद्धति और दूसरी पद्धति है आपकी वृत्तीय पद्धति। देखिएगा, ये इंडियन सिस्टम है भाई। तो साष्टिक पद्धति क्या होती है और वृत्तीय पद्धति क्या होती है। साष्टिक पद्धति में हमने क्या करा कि एक घेरा लिया और उस घेरे के बराबर बराबर 360 टुकड़े कर दिए। एक घेरे को 360 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे एक घेरा लिया, उसको ऐसे ऐसे बराबर बराबर 360 टुकड़ों में बांट दिया और हर एक टुकड़े को, एक टुकड़ा जो था यानी संपूर्ण कोण को 360 से निरूपित किया और एक टुकड़े को, अब आप कहोगे 360 से क्यों, क्या हो सकता है 360 एक ऐसी संख्या जो बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड होती है, तो उसकी विभाजकता सबसे ज़्यादा है, इसलिए 360 लिया गया होगा। तो एक टुकड़ा जो है आपका, या अन्य कई कारण हो सकते हैं, हम सिर्फ इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक टुकड़ा 1 डिग्री कहलाया। मतलब साष्टिक पद्धति में कोण मापन की जो इकाई है वो डिग्री है, कोण मापन की इकाई डिग्री है। अच्छा, यदि डिग्री से छोटा करना पड़े आपको, जैसे ये टुकड़ा एक चपाती है, एक सर्कल है, एक वर्त जैसा कुछ भी, कोई जमीन का टुकड़ा है, उसके आपने 360 ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा 1 डिग्री कहलाएगा। ये 1 डिग्री हो गया भाई, 1 डिग्री का कोण है। इससे छोटा माप करना पड़े तो हमने 1 डिग्री को 60 भागों में बांटा। 1 डिग्री को 60 भागों में, 1 डिग्री इसके छोटे छोटे 60 टुकड़े कर दिए भाई। ऐसा ये 1 डिग्री था, मान लीजिए ये 1 डिग्री है, मैं जूम करके देख रहे हो आप, तो इसका ऐसे 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 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दिए और जो एक टुकड़ा आया यानी एक भाग यहां से जो आया उसको 1 मिनट कहा गया। यानी 1 मिनट क्या है, 1 डिग्री का 60वां भाग। 1 डिग्री क्या है, संपूर्ण कोण का 360वां भाग है। संपूर्ण कोण जो है, कोई भी संपूर्ण कोण है, उसका 360वां भाग क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। 1 डिग्री का 60वां भाग क्या कहलाएगा, 1 मिनट। ध्यान दीजिए, यहाँ डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटा सा बिंदु ऊपर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डिग्री है तो हो गया 3 डिग्री। मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा चिन्ह लगाते हैं, ऐसे कोमा के जैसा ऊपर। तो ये 1 मिनट, जैसे 3 मिनट लिखना तो 3 के ऊपर ये चिन्ह लगा दिया, 3 मिनट को इंडिकेट करता है। फिर हमने 1 मिनट को क्या करा, फिर 60 भागों में बांटा। ये तो घड़ी में भी ऐसे ही होता है। 1 मिनट को 60 भागों में बांटा, फिर जो एक भाग आया उसको हमने 1 सेकंड पढ़ा, और 1 सेकंड को दर्शाने का तरीका है ऐसे 2 चिन्ह लगाएंगे छोटे छोटे। तो देखिएगा, साष्टिक पद्धति क्या थी, संपूर्ण कोणों को 360 भागों में बांट दिया, हर एक भाग को हमने 1 डिग्री पढ़ा। यानी साष्टिक पद्धति में कोण मापन की इकाई क्या है, डिग्री। फिर उससे छोटी इकाई क्या है, मिनट। फिर उससे छोटी इकाई क्या है, सेकंड। उससे आगे हो रहे हैं कला चिकला वगैरह कई, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, हम रीड के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, ये डिग्री होती है, जैसे 1 डिग्री ऐसे लिखा जाएगा, 1 मिनट ऐसे लिखा जाएगा और 1 सेकंड ऐसे लिखा जाएगा। अब जैसे आपके पास कई बार सवाल आता है कि 45 मिनट को डिग्री में बनाओ, 45 मिनट, ये 45 मिनट है, इसकी डिग्री बनानी है आपको। तो 45 मिनट की डिग्री कैसे बनाओगे भाई, 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट की बनती है 1 डिग्री। तो 45 मिनट की क्या बनेगी, 45/60, यानी कितना बन गया, 3/4 डिग्री। समझ पा रहे हो आप, ये आगे चर्चा करेंगे हम जब पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको इसकी थ्योरी बता दूं, कोणों का मापन 2 तरीके से पढ़ रहे हैं हम, दोनों का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। एक साष्टिक पद्धति होती है, एक वृत्तीय पद्धति होती है। पहले हमने साष्टिक पद्धति उठाई। साष्टिक पद्धति में क्या किया जाता है, जो हम रेगुलरली फिलहाल गणितों में पढ़ रहे हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड, जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो उसमें संपूर्ण कोण को, जो संपूर्ण है उसको 360 टुकड़े कर दिए जाते हैं, हर एक टुकड़े को 1 डिग्री पढ़ा जाता है। डिग्री को दर्शाने के लिए हम ये छोटा सा 0 ऊपर लगाते हैं। 1 डिग्री को यदि हम 60 भागों में बांट दें तो प्राप्त होने वाला एक भाग 1 मिनट को इंडिकेट करता है। मिनट को इंडिकेट करने के लिए सिंगल ये जो चिन्ह है यहाँ लगाया जाता है। 1 मिनट को यदि हम और आगे 60 भागों में बांट दें तो एक भाग आपका 1 सेकंड कहलाता है। 1 सेकंड को हम इस प्रकार लिखेंगे। तो ये तो थी आपकी साष्टिक पद्धति।
अब हम आते हैं वृत्तीय पद्धति में। वृत्तीय पद्धति में क्या होता है, वृत्तीय पद्धति में यहां देखिए ये इंडियन सिस्टम था भाई, इसमें क्या होता है, एक वर्त है, तो जाहिर सी बात है कोई वर्त है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी। त्रिज्या जैसे क्या होती है, केंद्र से ये परिधि तक की दूरी, ये दूरी भाई, ये दूरी आपकी त्रिज्या है, तो कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी। अब ये त्रिज्या यहां से लेके चले ऐसे ऐसे सर्कल बना रहे हैं अपन, तो सर्कल बनने से पहले क्या होता है, चाप होता है। वर्त जो है वो एक बंद चाप है, यानी बंद वक्र है। तो जैसे मैं वर्त ने बनाऊं, और ये देखो कोण को कैसे परिभाषित किया जाता है वृत्तीय पद्धति में, देखिएगा, ये त्रिज्या ले ली, यानी इस प्रकार इतनी त्रिज्या का हमको एक चाप बनाना है, और ये चाप ऐसे बन रहा है भाई, डॉट 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 डॉट, ये चाप यहाँ तक पहुँचा, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक पहुँचा, तो इन दोनों, पहली त्रिज्या ये, दूसरी त्रिज्या आपकी ये बनेगी, इन दोनों के बीच में कोण बन गया, यानी वही हो गया, एक बिंदु से दो किरणें निकल गई। यदि ये चाप बढ़ेगी, देखना चाप की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके बीच का गैप बढ़ेगा, इस चीज को समझिएगा। जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे त्रिज्या आगे खिसकती जाएगी, आगे खिसकती, यानी एक फर्स्ट की त्रिज्या ले रहे हैं, एक लास्ट की ले रहे हैं अपन, तो देखिएगा पहले ये त्रिज्या थी, चाप यहां तक थी, तो दूसरी त्रिज्या यहां आई, तो जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कोण का, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में यानी केंद्र पे बनने वाले कोण का मान बढ़ता जाएगा। इस आधार पर ये कोण की गणना करता है। तो ये कोण की गणना कैसे करता है, चाप की लंबाई के आधार पर। तो इस वृत्तीय सिस्टम जो है इसमें हम कोण को परिभाषित करते हैं। यहां कोण की परिभाषा क्या होती है, देखिएगा, वृत्तीय पद्धति के अनुसार कोण जो होता है वो होता है चाप की लंबाई। चाप समझ गए, अभी चित्र द्वारा मैंने बताया था कि चाप क्या होता है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। ये लो, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या को हम कोण पढ़ेंगे, केंद्र पे बनने वाला कोण। तो एक त्रिज्या ली, उस त्रिज्या द्वारा जितनी लंबी चाप खींची जाती है, यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात ही कोण कहलाता है। चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात ही क्या कहलाएगा, अनुपात मतलब ये देख लीजिए आप, चाप और त्रिज्या का अनुपात कोण कहलाएगा। तो देखिएगा, अच्छा ये जो वृत्तीय पद्धति है इसमें जो कोण मापने की इकाई है वो रेडियन है। रेडियन, एक रेंडियर होता है जो कुत्ता होता है ध्रुवीय प्रदेशों का, रेंडियर नहीं बोल रहा मैं, रेडियन बोल रहा हूं भाई। रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है वृत्तीय पद्धति में कोण मापने की इकाई। तो देखिएगा क्या होता है, अभी आपने पढ़ा 1 डिग्री कैसे बताते हैं, 1 डिग्री ऐसे बताते हैं, संपूर्ण कोण के 360 टुकड़े 1 डिग्री को इंडिकेट करते हैं, एक टुकड़ा जो आएगा वो। यहां क्या होता है, यहां एक रेडियन किसको इंडिकेट करेगा, ये त्रिज्या आपने ली है भाई, ऐसे ऐसे चाप चाप खींचते जा रहे हो। यदि ये चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एक लाना ना, एक रेडियन किसको बताएगा, तो यदि चाप की लंबाई ही, जैसे त्रिज्या आर यानी रेडियस बता रहे हैं, चाप भी आर लंबाई की हो, यानी रेडियन के बारे में क्या पढ़ोगे, एक रेडियन किसे कहेंगे, जब कोई त्रिज्या स्वयं की लंबाई के जितना चाप अंतरित करती है, जब कोई त्रिज्या स्वयं की लंबाई के जितनी लंबी चाप अंतरित करती है, तब केंद्र पे बनने वाला कोण 1 रेडियन होता है। अब ये 1 रेडियन है, देखो 1 रेडियन को दोबारा समझ लीजिएगा, रेडियन क्या चीज है, कई बार आता है, कन्वर्ट भी आपसे करवाएगा, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए भाई। तो देखिएगा, ये लो, ये सेंटर था, ये पहली त्रिज्या है आपकी, ये दूसरी त्रिज्या, ये स्टार्टिंग की है और ये लास्ट की है, ये बनी है चाप। अब सुनना, यदि त्रिज्या आर लंबाई की है तो चाप भी आर लंबाई की होगी, और ये बनेगा कोण। अब हम कोण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई क्या थी, आर, त्रिज्या भी क्या था, आर, तो क्या आ गया 1। अब ये 1 क्या है, 1 डिग्री है या 1 मिनट है, 1 सेकंड है। ये जो 1 आपने इस तरीके से निकाला, वृत्तीय पद्धति के अनुसार आप कोण निकालते हो तो चाप की लंबाई बटा त्रिज्या रेडियन, ये लो रेडियन। अच्छा, रेडियन को हिंदी में रेडियन लिख रहे हो, ठीक है, जैसे इसको डिग्री लिख रहे थे, डिग्री को दर्शाने के लिए आपने छोटा सा बिंदु लिया यहाँ पे ऊपर, तो रेडियन को दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे, रेडियन को दर्शाने के लिए छोटा सा सी लिखेंगे। सी का मतलब यहाँ सर्कल से है भाई, सर्कल का मतलब यहाँ वृत्तीय सिस्टम, जो वृत्तीय पद्धति से है भाई। तो 1 और ये ऊपर लग गया सी। ध्यान दीजिए, अब 1 डिग्री नहीं है, वो क्या है, 1 रेडियन है। अभी चर्चा करेंगे 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं इस प्रकार के। तो आशा करता हूं आप ये समझोगे रेडियन क्या होता है। तो रेडियन होता है वृत्तीय पद्धति के अनुसार कोण मापने की इकाई है। और कोण कैसे मापे जाते हैं, कोण मापे जाते हैं चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। चलो ये तो था 1 रेडियन। 1 रेडियन कब बनेगा, जब कोई त्रिज्या स्वयं की लंबाई के जितना लंबाई का चाप अंतरित करती है, तब केंद्र पे बनने वाले कोण का मान रेडियन, 1 रेडियन होता है। अच्छा, यहां संपूर्ण कोण कैसे निकालेंगे,
यहां देखिएगा संपूर्ण कोण कैसे निकालेंगे। तो संपूर्ण कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण चाप, जैसे ये संपूर्ण कोण होता है केंद्र पे बनने वाले संपूर्ण कोण पूरा घेरा, तो समस्त चाप की लंबाई क्या होती है भाई 2 पाई आर। समस्त चाप की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर। कैसे, वर्त की परिधि पूरा घेरे की लंबाई 2 पाई आर, बट त्रिज्या क्या होती है, जहां आर त्रिज्या को इंडिकेट करता है। तो ये लो संपूर्ण कोण निकाला, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या लिखा हमने कोण की परिभाषा के अनुसार। तो चाप की लंबाई ले ली 2 पाई आर, कोण ले त्रिज्या ले ली हमने आर। तो हमारे पास आया 2 पाई। क्या ये 2 पाई डिग्री है? नहीं, वृत्तीय पद्धति के अनुसार ये जो निकलेगा वो रेडियन निकलेगा। तो ये 2 पाई क्या है, छोटा सा सी मतलब रेडियन। तो अब ये देख पा रहे होंगे, अभी हम संबंध पढ़ेंगे दोनों में, आगे देखिएगा। जैसे कोण मापन की दो पद्धतियां, साष्टिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में दोबारा बता दूं, कोण का मतलब होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, और बराबर लंबाई का चाप वो यदि ड्रॉ करती है, अंतरित करती है, तो कोण होगा 1 रेडियन। संपूर्ण कोण की हमने गणना करी, संपूर्ण चाप की लंबाई बटा त्रिज्या की लंबाई। तो संपूर्ण चाप की लंबाई आपके पास आई 2 पाई आर, त्रिज्या की लंबाई आर से आर कैंसिल हो गया। तो किसी वर्त में या किसी घेरे में बनने वाले संपूर्ण कोण की माप आई 2 पाई रेडियन। 2 पाई डिग्री नहीं, 2 पाई रेडियन। इसमें पाई साथ चलेगा भाई वृत्तीय पद्धति में। तो ये तो था इनका परिचय। अब हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आशा करता हूं इस चीज को आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, फिर हम चर्चा करते हैं इससे आगे। देखिएगा, कई बार क्या होता है, छोटे छोटे सवाल पूछेगा कि इतने रेडियन को इतने डिग्री में बदल के बताओ। जैसे एक छोटा सा सवाल है, जब तक मैं इसको साफ करूं आप इतना बताओ, 1 रेडियन में कितने डिग्री होते होंगे? 1 रेडियन में कितने डिग्री होते होंगे? कईयों को याद होगा सीधा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 60, 72, 50 कितने होंगे लगभग? तो देखिएगा, कोणों का मापन पढ़ रहे थे हम। एक तरफ आपके पास आ रहा था साष्टिक और एक तरफ आपके पास आया वृत्तीय। साष्टिक में मापन इकाई आई डिग्री, वृत्तीय में आई रेडियन। लिखने का तरीका, इसको छोटा सा बिंदु लगाया, इसके लिए छोटा सा सी। बात कर रहे हैं संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण इसमें इंडिकेट करता है 360 डिग्री और इसमें इंडिकेट करता है 2 पाई रेडियन। अब देखिएगा, चीज तो एक ही है नहीं, मापने की इकाई तो अलग अलग है। चाहे तो 1 किलो कह दीजिए, चाहे 1000 ग्राम कह दीजिए, चीज तो एक ही है भाई। 1000 ग्राम चीनी देना तो भी दुकानदार आपको उतनी चीनी देगा जितना आप कहोगे 1 किलोग्राम चीनी, बस बोलने का फर्क है। तो चाहे तो 360 डिग्री कह दीजिए आप, चाहे 2 पाई रेडियन कह दीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब हम इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वही 360 डिग्री है। इन दोनों की माप का आपस में हम देखें संबंध, तो आपके पास निकल के आएगा 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या होता है 360 डिग्री, और दोनों किसको इंडिकेट करते हैं? संपूर्ण कोण को इंडिकेट करता है। अब सुनना, परीक्षा में सवाल आ जाए छोटा सा कि किसी वर्त के केंद्र पे बनने वाले समस्त कोणों का मान है, तो आप तो याद करके गए थे 360 डिग्री। यदि आपका ऑप्शन साष्टिक सिस्टम के अनुसार, साष्टिक पद्धति के अनुसार नहीं है और वहां लिखा है, इसमें लिखा है, रेडियन में लिखा है, तो रेडियन में आपका आंसर होगा 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन किसको इंडिकेट करता है? 360 डिग्री को। अब हम दोनों में संबंध बनाते हैं। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन यू कैन फाइंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं कि यदि 2 पाई का मतलब 360 डिग्री है, तो सिंगल पाई रेडियन का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। 2 का भाग लग गया। अच्छा, ये पाई रेडियन है। अब पाई एक अपरिमेय संख्या है, नंबर सिस्टम में आप पढ़ोगे पाई इज इरेशनल नंबर। पाई एक अपरिमेय संख्या है जो इंडिकेट करती है किसको इंडिकेट करती है? किसी की वर्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को इंडिकेट करती है पाई। अच्छा, और इसका लगभग न्यूमेरिकल वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो 15 स्थानों तक इसका कैलकुलेट हो चुका है। फिलहाल आपको कैलकुलेशन में काम के लिए हम 3.14 या 22/7 काम में लेते हैं। दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। 3.14 इज नॉट इक्वल टू 22/7 एंड पाई इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बोथ्स। तो पाई इनके बराबर नहीं है, नहीं ये दोनों आपस में बराबर है। 1, 4, 2, 8, 5, 7 पे बार लगती है। तो देखिए, ये चर्चा करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में। तो पाई रेडियन का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री। लगभग कैलकुलेशन के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी 3.14 रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। लगभग, नियर बाय 180 डिग्री। 3.14 रेडियन इज इक्वल टू ये। यदि मैं 14 को मोटी मोटी कैलकुलेशन करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3 रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब सिंगल रेडियन आपका कितने के बराबर होगा? लगभग 60 डिग्री के। तो 3.14 यदि हम आपको कहा जाए पाई का मान 3.14 लीजिए,
तो पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है 180, यानी 3.14 रेडियन में 180 डिग्री होगा। तो एक रेडियन में कितना होगा भाई 180 बटा 3.14। कैलकुलेट कर लीजिएगा 57 दशमलव कुछ आएगा, जो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, ठीक है, या 22/7 लेके कर लीजिएगा। तो एक रेडियन का वैल्यू लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है, ध्यान रहे। और एक सर्कल में पूरे कितने रेडियन होते हैं देख लीजिएगा, पाई में 3 होते हैं, 360 होते हैं, तो कितने 6 होंगे लगभग। तो देखिएगा आगे, ये तो था आपका एक रेडियन का मान निकाला, यानी एक रेडियन में लगभग 57 डिग्री के आसपास होते हैं। कैलकुलेशन आप कर ही लीजिएगा, समझ गए होंगे शायद आप कैसे करनी है आपको। अब हम आपस में चेंज करना सीख रहे हैं इनको, कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। देख लीजिए भाई इसको एक बार। अब रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि आपके पास पाई आता है तो पाई की जगह आप 180 प्रतिस्थापित कर दीजिए, अपने आप डिग्री निकल के आ जाएगी। जैसे सवाल आता है छोटा सा, 3π/5 रेडियन को डिग्री में लिखिए। ये सवाल आया कि 3π/5 रेडियन का मतलब कितना होता है, तो आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, सॉरी रेडियन से डिग्री में जाना है। तो रेडियन में आपको पाई मिलेगा, पाई की जगह उठा के लगा दीजिए क्या 180। तो आपका सिंपल सा सवाल हो गया, 3π रेडियन था ना भाई, तो पाई की जगह 180, यानी पाई रेडियन को आप क्या पढ़ सकते हो 180 डिग्री, और ये बटे में 5 ऐसा कैसा। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यदि आपके कोण की मान पाई में आ जाए, रेडियन में आ जाए, और पूछे कि डिग्री में कितना होगा, जैसे π/4 को क्या पढ़ते हो आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, π/4, ये वही पाई है 180 डिग्री वाला, पाई रेडियन होता है। तो पाई रेडियन का मतलब कितना होता है 180, 180/4 कितना होगा 45 डिग्री को आप π/4 पढ़ते हो। तो वृत्तीय पद्धति को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई की जगह आपको क्या लगा देना है 180, बस पाई की जगह 180 ठोक दो, अपने आप हो जाएगा सारा, सिंपल सी बात है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई की जगह आपको 180 लगा देना है, ऐसे आएगा फलाना रेडियन, ठीक है, बराबर कितना डिग्री। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, इतना जो है उसको रहने दो, रेडियन में पाई उठाओ, पाई की जगह आप 180 डिग्री लगा दो, रेडियन में आपको पाई मिलेगा, उस पाई की जगह 180 लगा दो, कैलकुलेट कर लो, वो डिग्री में बन जाएगा। यानी रेडियन में आपको पाई मिलेगा, पाई की जगह 180 लगा दो, वो डिग्री बन जाएगा। आशा करता हूँ रेडियन से तो डिग्री आप बना लोगे, सरल सा है। π/2 कितना होता है फटाफट बताइए, π/2 होता है 180/2, यानी पाई का जगह 180 लगाना आपको। अच्छा डिग्री आ जाए कि 72 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, वृत्तीय पद्धति में 72 डिग्री को वृत्तीय पद्धति में, 72 डिग्री का वृत्तीय पद्धति में मान होगा या लिखा जाएगा। 72 डिग्री को वृत्तीय पद्धति में कैसे लिखोगे ये आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे करना है, 72 डिग्री लिखा है ना भाई, इसके साथ पाई जोड़ना है। तो पाई कैसे जोड़ेंगे, अब 72 को किसी से गुणा करूं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 72 को मैं 1 से गुणा कर सकता हूं और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमें तो पाई लाना है बस, और कुछ नहीं करना। π/180, यदि मैं यहाँ से 180 डिग्री में पाई का भाग दे दूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। तो देखिएगा पाई तो आ गया सी, 180 क्या डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी रेडियन में। तो यदि आपको डिग्री को यानी शास्त्रिक पद्धति से रेडियन में जा रहे हो, वृत्तीय पद्धति में जा रहे हो, तो क्या करना है, जैसे आया x डिग्री को वृत्तीय पद्धति में लिखना, तो ध्यान से देखिएगा x डिग्री गुणा आपको लगा देना है π/180 से, ये लो, ये हो गया शास्त्रिक था, कन्वर्ट इनटू वृत्तीय हो गया भाई। और यदि वृत्तीय आए तो वृत्तीय में आपको क्या देखा मिलेगा, पाई उठाओ और उसकी जगह 180 चिपकाओ, बस वो अपने आप हो जाएगा, वो तो सिंपल सा है। इसको देख लीजिएगा, सवाल आता है 108 डिग्री को कैसे लिखेंगे। तो 108 के लिए क्या करना है, 108 गुणा π/180, ये लो 36 दिया 108, 36 5 180 हो गया 3π/5 रेडियन। आशा करता हूँ इस चीज़ समझ गए होंगे आप। अभी आपने क्या पढ़ा है, कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, समकोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखी, छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अभी हमने कोण के बारे में परिचय करा है, रचना के आधार पे कोण नहीं पढ़े हैं कि सिंगल लाइन पे कोण कैसे बनते हैं, समांतर रेखाओं पे पहले लाइंस पे कैसे बनते हैं, ट्रायंगल में कैसे बनेंगे, बहुभुज में कैसे बनेंगे, सर्कल में कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में अध्ययन करेंगे। एक बार हमने सिर्फ इतना सीखा कोण होता क्या है,
कोण मापन की इकाइयाँ क्या है, साष्टिक पद्धति क्या है, वृत्तीय पद्धति क्या है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। इस चीज़ को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें। साथ ही आपके पास किसी प्रकार की कोई बुक है तो प्लीज़ आप उसमें से निरंतर अभ्यास करते रहें। फिलहाल आपको अभ्यास इतना कुछ बताया नहीं है, मैंने कोण का परिचय बताया है कि जनरल यदि आपका पेपर ईजी मोड में आता है तब आपके लिए कारगर चीज़ें हैं, अन्यथा ये आगामी चीज़ों के लिए परिचय का काम करेंगे, यानी पूर्व ज्ञान का काम करेंगे। आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और आपसे उम्मीद है कि लगभग यदि आप इनको पहले समझ लेंगे, यदि आप डायरेक्ट अपर लेवल की चीज़ें सीखेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि पहले आप इन वीडियोस को आराम से देख लें, इसके बाद आगामी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल वगैरह आप जो पढ़ोगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद भाई।